तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ लेकर इस पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो टॉप 40 क्वेश्चन साइंस के। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये वीडियो ऐसी वीडियो रहने वाली है जो 100% आने वाली है। मतलब इसमें से आपके 25 से 30 नंबर की कवरिंग आराम से होती है। यह हमारा दावा है कि यही आएगा। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, टॉप 40 क्वेश्चंस में सबसे पहले हम केमिस्ट्री को हाथ उठाएंगे, फिर फिजिक्स को उठाएंगे, फिर बायोलॉजी को उठाएंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर करना कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम चालू हो चुकी है। हमारे पास अभी इंग्लिश का पेपर हो चुका है, तो अब साइंस का पेपर है। तो अल्टीमेटली हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, साइंस के, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो देखो, गिव रीजन। पहला, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल है सर। पहले तो आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे? आयोनिक बॉन्ड बनता है गेन और लूज से। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है सर? गेन और लूज से। और गेन और लूज से जो बनता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाईएस्ट होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है दोस्त? हाईएस्ट होती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, इसलिए इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। देखो, सोडियम जो है एक हाईली रिएक्टिव है। मैं HR लिख देता हूं, समझ जाना, हाईली रिएक्टिव। अच्छा, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको किस में रखते हैं सर? केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि इतना हाई रिएक्टिव है कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो इसको हमें रोकने के लिए केरोसिन में डालना पड़ता है। इसके बाद देखें, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। सिंपल है यार सर। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज अ मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट, और मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट उतना हायर रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। और यूजुअली तो यहां पर जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो बबल्स इतने ब्लास्ट नहीं होते जैसे सोडियम में होते हैं। आपने देखा भी है, हाइड्रोजन के बबल्स उल्टा कैल्शियम को क्या करवाने में हेल्प करते हैं? कैल्शियम को फ्लोट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये वाली चीज रहती है। फोर्थ देखें, कह रहा है सिल्वर बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। सिंपल है यार सर। सिल्वर का क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। यानी आप बोल सकते हो सिल्वर बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जंग लग जाती है। तो ये इसका मेन रीजन रहता है। प्रायर टू रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स फॉर एक्सट्रैक्शन मेटल। हम जानते हैं मेटल सल्फाइड्स का रोस्टिंग किया जाता है, मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हैं, उसके बाद बनता है मेटल ऑक्साइड। उस मेटल ऑक्साइड को कह रहा है कि ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लास्ट में लगाते हैं, मेनली आपको याद होगा रिड्यूसिंग एजेंट में हमने कार्बन यूज किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो रिड्यूसिंग एजेंट में जब हम कार्बन यूज करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स को इजीली रिड्यूस कर देता है। मेटल ऑक्साइड को क्या कर लेता है? इजीली रिड्यूस कर देता है। इसलिए हमें सबसे पहले कैल्सिनेशन करवा के कार्बोनेट के ओर का और रोस्टिंग करवा के सल्फाइड के ओर का मेटल ऑक्साइड तक लेके आना है, और फिर मेटल ऑक्साइड्स को रिडक्शन करवाना है। ठीक है, चालू है ना? दूसरा देखें, अब आ रहा है यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बेसिकली आपके कार्बन कंपाउंड का। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड का। क्या कह रहा है? अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। एक कोई तो कंपाउंड है एक्स जिसको आप हीट कर रहे हो। किसके रेफरेंस में कर रहे हो सर? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इट गिव्स अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y। ये आपको Y देता है। Y के बारे में इंफॉर्मेशन है, इट इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। X also reacts with sodium. X also reacts with sodium to give क्या? To evolve a colorless gas Z. Z एक गैस निकलता है यहां पर। कह रहा है आइडेंटिफाई XYZ। बहुत सिंपल है सर। यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हीट दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में ही आ रहा है, हमने पढ़ा है। X क्या होगा सर? इथेनॉल।
वाई क्या होगा सर, इथीन। ये आपको याद होना चाहिए, रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन। अब देखो मैं आपके लिए रिएक्शन लिखता हूं 1 मिनट के लिए कि क्या क्या रिएक्शन हमें पढ़नी है। यहां पर इथेनॉल होता है C2H5OH, इसको आप हीट करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 में, क्या बनता है C2H4 प्लस वाटर, ये इथीन बना। दिस इज Y, दिस इज X। सर इसी X को आप सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बनता है आपका, बनता है C2H5ONA प्लस H2, हाइड्रोजन का गैस निकलता है। तो बेसिकली Z क्या है, एक हाइड्रोजन का गैस। तो ये 3 होते हैं। अच्छा एक और चीज पूछ रहा है, रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सर सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सिंपल रोल है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं यहां पर, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है सर, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को सोख लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स में। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन एक और कार्बन का ही आ रहा है, ध्यान देना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन। वाइन का कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई P। ऑन रिएक्टिंग विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको रिएक्ट करवा रहे किसके साथ, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इंग्लिश में बोले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बनाता है कंपाउंड Q। When a piece of sodium is added to Q, अब इस Q में आप सोडियम ऐड कर रहे हो तो अ गैस R इज इवॉल्व, एक गैस R इवॉल्व होती है विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। ये तो हमें पता ही है, पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है सर, हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई PQR, राइट द केमिकल इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन, P क्या होगा, K2Cr2O7 एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो देखो क्या बनेगा, इथेनॉल होता है P, जो हम कहेंगे यहां पर C2H5OH। Q याद होना चाहिए, जब इथेनॉल C2H5OH रिएक्ट करता है K2Cr2O7 के रेफरेंस में तो बनता है CH3COOH। क्या है सर ये, इथेनोइक एसिड, तो CH3COOH। R तो हम पता लगा ही चुके हैं, हाइड्रोजन का गैस। ये रिएक्शन भी लिख दी हमने, दूसरी रिएक्शन भी लिखेंगे। इस CH3COOH को आप किस में, सोडियम में करवा रहे हो, जो हमने देखा। क्या बनेगा सर, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन का गैस। क्या है सर ये, सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम इथेनोएट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आगे आ जाओ यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो इतनी बार आ चुका है बोर्ड्स में, इतनी बार आ चुका है कि क्या बताऊं आपको। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स वालों का। क्या कहता है यार ये, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। सर पहले पता होना चाहिए ब्राइन क्या होता है। ब्राइन होता है नमक और पानी का घोल। ब्राइन किसको बोलते हैं सर, नमक और पानी के घोल को हम ब्राइन बोलते हैं। एक गैस निकलता है G, एक गैस निकलता है G, जो एनोड पे मिलता है आपको, है ना। When the gas G is passed through slaked lime, जब इस G को आप पास करते हो स्लेग लाइम से, स्लेग लाइम याद होना चाहिए CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर भी कहते हैं। एक कंपाउंड C फॉर्म होता है, क्या बनता है सर, C बनता है, विच इज यूज्ड टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। सर समझ में आ गया, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर ब्लीचिंग है, और स्लेग लाइम के साथ क्या पास करो कि ब्लीचिंग बन जाए, सिंपल क्लोरीन। तो जो G गैस है वो कौन सी गैस होगी सर, क्लोरीन। और ध्यान रखो, चेक करने का उसने दिया हुआ है, क्लोरीन होता है Cl-, एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या नेगेटिव पॉजिटिव पे ही मिलता है, हाँ जी सर। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, क्लोरीन प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या बनाता है सर, ब्लीचिंग का फॉर्मूला CaOCl2 प्लस वाटर बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो C है वो क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रिएक्शन लिख लिया, कॉमन नेम भी बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम, ठीक है।
फिर आ जाओ इसके ऊपर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है मक्खन क्वेश्चन है, यानी इसमें से कर लिया था लाइफ झिंगा लाला। तो देखो कहता है यू माइट हैव नोटेड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश, जब कॉपर के पाउडर को आप हीट करते हो चाइना डिश के अंदर, ये हीट किया यानी O2, द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर है ये बता रहा है वो रेडिश ब्राउन का है, ये उसने खुद ही बोला। तो इट बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक सब्सटेंस, तो वो कह रहा है कुछ तो बना जो ब्लैक कलर का हो गया, कुछ तो हुआ जो कौन से कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। अब ये हमें पता है कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड CuO। क्या कहता है, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्यों ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्योंकि कॉपर का यहां ऑक्सीडेशन हुआ, या आप बोल सकते हो कोरोजन हुआ, है ना, या आपने इसको हीट किया तो बेसिकली ऑक्सीडाइज कर दिया उसको। व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस क्या है सर, कॉपर ऑक्साइड, जो हमने बोला। राइट द केमिकल इक्वेशन, लिख दी सर केमिकल इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस कैन टर्न इनटू रेड ब्राउन, ये जो ब्लैक है इसको वापस आप इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड जो कौन से कलर का, ब्लैक, इसमें आप मिलाओ H2 हाइड्रोजन का गैस, तो बनेगा हाइड्रोजन वाटर, मतलब सॉरी वाटर बनेगा, और CO अलग निकल जाएगा, जो कौन से कलर का है वापस, रेडिश ब्राउन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कम बच्चे इस रिएक्शन को याद करते, पता होना चाहिए, आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये। आगे आए, अब सर ये वो क्वेश्चन है ना जिसमें मैंने आपके लिए केमिस्ट्री की वो चुनिंदा 15-16 रिएक्शंस डाली है जो सबसे IMP है, मतलब ये कर ली तो इसके बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत ज्यादा रिएक्शंस है जो आपको आनी चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे, रिएक्शंस लिखते जानी है। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, क्या होती है सर, Mg + O2 gives you MgO, सिंपल। लाइमस्टोन इज हीटेड, लाइमस्टोन क्या होता है सर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट करते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस, CO2 गैस। थर्ड कह रहा है सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, पहले चैप्टर का, सिल्वर इज Ag, ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, क्या बनेगा, Ag + Br, ठीक है, ये बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, सिंपल है, वाटर H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हाइड्रोजन का गैस और ऑक्सीजन का गैस निकलेगा आपका, हाइड्रोजन का गैस ऑक्सीजन का गैस, याद रखना हाइड्रोजन का गैस डबल निकलता है, 2:1 के रेशियो में निकलता है, ठीक है। फिफ्थ देखें, 4 हो गई, पांचवा देखें क्या कहता है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड, अमोनिया इज NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl, आपका बनेगा अमोनिकल क्लोराइड NH4Cl, क्या बनेगा, अमोनिकल क्लोराइड NH4Cl। सिक्स्थ देखें, इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर, ये तो अभी देखा, Tc2H5OH, इसको हीट किया मतलब बर्न किया तो CO2 + वाटर + हीट + लाइट, ये सब निकलता है, आपको पता है। सेवेंथ क्या कह रहा है, इथेनॉल इज हीटेड विद H2SO4, 2 बार देख के सर, C2H5OH इन रेफरेंस टू सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनता है, इथीन + वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना सर। आठवां देखें, आठवां कहता है पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल, सेम वापस देख के C2H5OH + Na, क्या बनेगा, C2H5ONa + H2, सोडियम इथॉक्साइड। नाइन्थ देखें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा मैं इसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, हीट करोगे तो क्या बनेगा, Hg + O2, मर्क्यूरी। फिर मिक्सचर ऑफ क्यूप्रिस ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत IMP, क्यूप्रिस ऑक्साइड विद क्यूप्रिस सल्फाइड इज हीटेड, क्यूप्रिस ऑक्साइड होता है Cu2O, क्यूप्रिस सल्फाइड होता है Cu2S, Cu
प्लस SO2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर, 10वीं वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। फिर 11वीं वाली इधर लिख रहा हूं, कहता है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज, मैग्नीज है मैग्नीशियम नहीं, MnO2, क्या बनेगा आपका, बनेगा Al2O3 प्लस Mn, Al2O3 प्लस Mn। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस विद एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। सर इस येलो वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है थर्माइट रिएक्शन, हायर अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 कैल्सिनेशन में जा रहा है तो क्या बनेगा ZnO प्लस CO2। कैल्सिनेशन हीट इन द एब्सेंस, ये 12-13 रिएक्शन अभी लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट। आगे देखें और 5 रिएक्शंस आ रही है, क्या ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन एयर, बहुत IMP, बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 ओपन एयर में रखा यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, क्या बनेगा सर यहां पर CaCO3 प्लस H2O, ये आपका बन जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस भी निकलेगा। सर ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड, कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल CuSO4.5H2O, आप डिहाइड्रेशन आप बेसिकली क्वार्टर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, क्या बनेगा CuSO4 प्लस 5H2O। थर्ड, क्लोरीन गैस इज पास थ्रू स्लेट लाइम, अभी करके आए थे, क्लोरीन प्लस CaOH होल ट्वाइस CaOCl2 प्लस वाटर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर टेस्ट, पढ़ा है हमने लाइम वाटर टेस्ट, CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस वाटर। याद रखना व्हाइट कलर का PPT बनता है इसके अंदर। फिर NaOH इज रिएक्टेड विद जिंक, NaOH इज रिएक्टेड विद जिंक, क्या बनता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन का गैस निकलता है, हाइड्रोजन का गैस निकलता है। छठा इंपॉर्टेंट CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, क्या बन जाएगा सर, बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट। तो आप सोचो 13 रिएक्शंस यहां, 6 रिएक्शंस यहां, 19 रिएक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है। ये बेहतरीन रिएक्शंस है जो आपको याद होनी चाहिए, बाकी छोटी मोटी तो आपको आती ही है। आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, POP का फॉर्मेशन, वॉशिंग सोडा की प्रोसेस, ये छोटी मोटी तो आपको आती है। अब आ रहे छोटे छोटे क्वेश्चंस, अब इंपॉर्टेंट भी है और छोटे छोटे भी हैं, तो छोटे इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखो 2 ores A and B were taken on heating, ore A gives CO2, A एक और है जिसको हीट करने पर CO2 गैस निकलता है, और B सेम काम ही बस SO2। What steps will you take to convert them into metal? बहुत सिंपल है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो ये कार्बोनेट का और होगा, और इसका क्या किया गया होगा, कैल्सिनेशन किया गया होगा दोस्त, क्या किया गया होगा, कैल्सिनेशन। सर बी कौन सा और होगा, सल्फाइड का और होगा, और इसका क्या किया गया होगा, रोस्टिंग किया गया होगा, तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब समझो, ए को जब हम हीट करते हैं, ए को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, AO दैट इज मेटल ऑक्साइड, क्योंकि अब हमारे पास नाम नहीं है तो इसलिए मेटल ऑक्साइड, और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सर बी को जब हीट करते हैं तो BO प्लस कौन सी है, SO2। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बी क्योंकि रोस्टिंग है, रोस्टिंग कैसे होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब AO को हम किसके साथ ऐड करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, ये हम जानते हैं, तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस A।
सेम काम आप बीओ में करोगे, कार्बन से करवाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बी, ये होती है सेम रिएक्शन, सिंपल होता है सर। आगे बढ़े, आगे देखेंगे। अब ये एक और बहुत बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? CuNO3 होल ट्वाइस। कॉपर ऑक्साइड बोल रहा है, इसको जब हीट करोगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड जो एक ब्लैक कलर का है। ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। एक X बना जो कौन से कलर का है? ब्राउन गैस। सिंपल है, ब्राउन कलर का गैस कौन सा होता है सर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिंपल ही था, बस X की जगह वो डाल देना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी है सर? डिकम्पोजिशन, हीट कर रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। ये तो हमारा दिमाग चलना चाहिए। What could be the pH range of the aqueous solution of gas X? गैस X का pH range कितना होगा सर? क्या ये नॉन मेटल ऑक्साइड, इट्स अ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड वी नो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो 100% इसकी pH जो है वो लेस देन 7 होगा। इसका जो pH है वो कितना होगा? लेस देन 7। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, ये आ रहे हैं अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले साल के भी हैं, इस साल के सैंपल पेपर में भी डाले गए हैं। तो देखो क्या कहता है यार, द गिवन रिएक्शन शोज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। MnO2 plus Al gives you Mn plus Al2O3 plus heat. Give reason why the above reaction is known as thermite reaction. क्यों बोलते हैं सर इस रिएक्शन को थर्माइट? इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, हीट इज इवॉल्व्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? थर्माइट रिएक्शन बोल दिया जाता है। बहुत सिंपल। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। रिएक्शन क्या है सर? MnO2 प्लस Al gives you Mn प्लस Al2O3। वो कह रहा है बताओ ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सिंपल है। MnO2 में से Mn निकल रहा है, मतलब MnO2 उधर जाके Mn है, तो बेसिकली MnO2 रिडक्शन हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन होगा? MnO2। रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा? MnO2। सर Al उधर जाके Al2O3 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है वो कौन हो गया सर? Al। सिंपल। फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है गिव रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली इन थर्माइट रिएक्शन। क्यों एल्यूमिनियम को यूज करते हैं? सिंपल, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसलिए हम यहां लिखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसकी एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो आराम से रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, आराम से रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? रेना while doing certain reactions observed that on heating of substance X with vinegar like substance, मतलब जो X है उसका स्मेल कैसा है सर? विनेगर टाइप स्मेल है। ठीक है यार, विथ अ सब्सटेंस Y, इसको Y के साथ हीट किया जा रहा है बेसिकली, विच इज यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसके रेफरेंस में सर? सल्फ्यूरिक एसिड। In the presence of sulfuric acid on a water bath gives a sweet smelling compound Z। एक sweet smelling compound Z देता है with a molecular formula C4H8O। ठीक है, when heated with caustic soda NaOH, Z gives the sodium salt of the compound Y। क्या बात है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, जहां आपसे इतना घुमा के पूछा है ना, बट समझने की कोशिश करो। उसने बोला X विनेगर स्मेल है, Y का लिखा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है यार? सॉल्वेंट यानी जो लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में, अच्छा X तो पता चल गया, विनेगर स्मेल है यानी विनेगर ही है, इथेनोइक एसिड है। सॉल्वेंट यानी इथेनॉल हो गया बेसिकली। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में हो गया। कह रहा है Z दे रहा है, सर Z एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर होता है, हमें पता है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होता है? ईस्टर।
फिर कहता है कि अगर हम Z को NaOH के साथ रिएक्ट करें, समझना, हम X को सर Z को NaOH के साथ रिएक्ट करें तो वो एक सोडियम सॉल्ट देता है। सर हमें पता है जब ईस्टर कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है सोप, याद होना चाहिए, सोप बनाता है। और एक और कंपाउंड देता है Y, और 100% Y इथेनॉल ही होगा क्योंकि सपोनिफिकेशन रिएक्शन में इथेनॉल निकलता है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, इलुस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो X हो गया क्या, CH3COOH, Y हो गया क्या, C2H5OH, Z ईस्टर आपको पता होना चाहिए CH3COOC2H5, यही होता है सर। अब ये तीन चीजें हैं X, Y, Z। अब इनकी रिएक्शंस लिखें, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में गारंटीड आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन हम लिखेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड CH3COOC2H5, ईस्टर बना। ईस्टर को इथाइल इथेनोएट भी बोलते हैं, ध्यान रखने वाली चीज, साथ में निकलता है वाटर। ये पहली रिएक्शन हो गई। सर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट्रीफिकेशन, ध्यान देने वाली चीज है सर, ईस्ट्रीफिकेशन। अब सर इसी ईस्टर को CH3COOC2H5 को कॉस्टिक सोडा के साथ आप रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, सोप बनता है, जो होता है CH3COONA प्लस क्या बनता है C2H5OH। सर इसको क्या बोलते हैं, सोप, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। सर इस रिएक्शन का नाम सपोनिफिकेशन। कितना प्यारा क्वेश्चन जिसमें तुमने एक्स वाई जेड निकाला, तुमसे दो रिएक्शन लिखवाई और वो दो रिएक्शन लिखवाई जो सबसे बड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन डिजर्व करता है वेरी आईएमपी का टैग। आगे बढ़े, आगे देखिए अब क्या है। द टेबल गिव्स बिलो द हिंट्स बाय अ क्विज मास्टर इन अ क्विज। Substance C is used as a preservative. C has 2 carbon atom. C is obtained by the reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate KMnO4 followed by the acidification. Misuse of A in industries is prevented by adding methanol, benzene and pyridine to A. ठीक है? F is formed by heating A in the presence of sulfuric acid. F reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium catalyst. Give the IUPAC name of A एंड F। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, पहले A के बारे में देखो क्या लिखा है। यहां थोड़ा लिखा था C has 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, और C एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। प्रिजर्वेटिव में हम सोच सकते हैं विनेगर, इथेनोइक एसिड। C is obtained by reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate. अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है सर, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें पता है इथेनॉल जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो इथेनोइक एसिड बनाता है, इसी को तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हो। तो A तो हमारा हो गया इथेनॉल, इस तरीके से हमने निकाला। A क्या हो गया सर, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। फिर अब F के बारे में पढ़ो, तो A का तो हो गया। F is formed by heating A in the presence of sulfuric acid. सिंपल, इथेनॉल को हीट कर रहे हो, क्या मिलता है सर, इथीन C2H4, सिंपल। कह रहा है F reacts with hydrogen gas, अच्छा हाँ फिर तो हो ही गया। Illustrate with the help of reaction the changes taking place A से C, A से F। तो A से C यानी इथेनॉल C2H5OH। C क्या था सर, C क्या था, C क्या था, C था इथेनोइक एसिड, बहुत सिंपल है। किसके रेफरेंस में होगा सर, KMnO4, क्या बनेगा C H3COOH, ठीक है, ये बनता है आपका। फिर कह रहा है A से F, अगेन C2H5OH, H2SO4 के रेफरेंस में क्या बनेगा C2H4 प्लस H2O। ये होता है आपका बेसिकली, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री का, क्या कहता है, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ बेसिक एंड एसिडिफाइड बिहेवियर। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सम रिएक्ट विगरसली व्हाइल सम डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। Cu plus O2 gives you CO, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, सिंपल। Why are some metal oxide are categorized as amphoteric? एम्फोटेरिक क्या होता है सर, एम्फोटेरिक क्या होते हैं,
एम्फोटेरिक यानी दोज विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। सर गिव एन एग्जांपल, दो लेंगे Al और Zn ले लो, Al और Zn ले लो। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, Zn का ऑक्साइड ZnO। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, Na2O plus H2O gives you NaOH, सिंपल। कॉस्टिक सोडा Al2O3 plus NaOH, सिंपल है। ये आपका बनेगा बेसिकली क्या, Na2AlO2, AlO बनेगा सॉरी, प्लस आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये क्या है सर, सोडियम एल्यूमिनेट। ये रिएक्शंस होती है। तो ये होता है हमारे केमिस्ट्री के मेन कुछ क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो बढ़ते हैं अब फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में यार बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है यार ये, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन, रेजिस्टेंस क्या होता है सर। रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी अपोज करती है या हिंडर करती है बेसिकली। ये तो मेनली ये रेजिस्टेंस करंट को रोकना के काम आता है। इसकी ऐसा यूनिट आपको पता ही है, ओम होती है। अगर इनकेस कभी पूछता है 1 ओम कब आता है, तो सिंपल है, जब 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट जा रहा है तो हम बोलते हैं 1 ओम जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन। लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस के फैक्टर्स तो रटे होने चाहिए। पहला फैक्टर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तीसरा भी पता होना चाहिए नेचर ऑफ मटेरियल जिससे रेजिस्टिविटी आती है, चौथा टेम्परेचर। 4 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए मुंह जबानी। सिंपल क्या कह रहा है, हाउ विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अफेक्ट जब लेंथ डबल हो गई। सिंपल है, जब लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है। जब लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। सर ध्यान रखना, रेडियस डबल हुई है, एरिया नहीं, रेडियस। एरिया क्या होता है सर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हम यही लगाते हैं ना एरिया में, पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस डबल हो गई तो रेडियस 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, तो कितना हो गया 4r स्क्वायर और पाई। तो एरिया कितने गुना हो गया सर, 4 गुना। एरिया कितने गुना हो गया, 4 गुना। तो एरिया अगर 4 गुना हो गया है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी। आगे आए, ये एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है अभी तक का, जिसमें अपने को इतना सही दिमाग लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या कहता है यार ये। Vinita and Emma demonstrate a circuit that operates on 2 headlights, 2 side lights in a school exhibition. Based on the demonstrated circuit, answer the question. Simple है. State what happens when the switch A is connected to position 2. फिगर में देखो पोजीशन 2 ये है, पोजीशन 2 से 12 ओम वाले और 12 ओम वाले कनेक्टेड है। तो जैसे ही पोजीशन 2 ओपन होगी, जैसे ही पोजीशन 2 ओपन होगी तो क्या होगा, दोनों जो 12 ओम वाले लैंप्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों जो 12 ओम वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में स्टार्ट हो जाएंगे। सिमिलर तरीके से पोजीशन 3 से देखोगे तो यार ये 4 ओम वाला और 4 ओम वाला कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये खोलोगे तो 4 ओम वाले जो लैंप्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो सर इसका काफी इजी था, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। सेकेंड पार्ट क्या कहता है यार, सेकेंड पार्ट को मेक श्योर करो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर लैंप के तहत। सर टोटल पोटेंशियल कितना है, 12। अब समझना, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये दोनों किसके अंदर मानेंगे सर, आप मानोगे इसके अंदर पैरेलल, साफ साफ दिख रहे हैं। तो 4 ओम 4 ओम, यानी अल्टीमेटली अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है सर, 2/4। पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये हो गया 1/2। सर इसको रेसिप्रोकल करना ना भूलें, तो 2 ओम इसका आ गया। सर सिमिलर तरीके से ये 12 ओम और 12 ओम वाले ये दोनों भी पैरेलल में, तो 1/12 प्लस 1/12 ये हो गया 2/12, 1/6 यानी 6 ओम। अब यानी इसका आया 2 ओम, इसका आया कितना 2 ओम, इसका आया 6 ओम। ये दोनों टोटल कितने सीरीज में है, तो कितना आ गया 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम।
सर टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, टोटल वोल्टेज है, तो क्या करंट आ सकता है? हाँ जी सर। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू वी बाय आर। 12, आर कितना आया 8, तो I कितना आ गया सर 1.5 एम्पियर। I कितना आ गया सर 1.5 एम्पियर, यानी इसको भी 1.5 एम्पियर, सीरीज है क्योंकि, इसको भी 1.5 एम्पियर, क्योंकि हमें पता है सीरीज में करंट सेम जाता है, सीरीज में करंट सेम जाता है। तो क्या 1.5 एम्पियर से हम V निकाल सकते हैं? हाँ जी सर। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 2, करंट कितना है 1.5, फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, 1.5 इंटू 2 कितना आ गया 3, इस वाले का। सर क्या इसमें भी निकाला जा सकता है? हाँ जी सर। 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस आया, करंट इसको भी कितना मिल रहा है 1.5 एम्पियर, वही फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी 1.5 इंटू रेजिस्टेंस कितना 6, तो 9 आ गया। और क्या 9 और 3 12 ही होता है? हाँ जी सर, 9 और 3 12 ही होता है। सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 12 ओम 4 ओम, तो दोनों से सेम ही आ रहा था 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर, तो वो तो इजी क्वेश्चन है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर अब ये क्वेश्चन आ रहा है लाइट का यार बच्चा, एक क्वेश्चन गारंटीड आने के है, 3 नंबर का आएगा, और उस 3 नंबर के क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, सिंपल है, अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ अ हाइट 3, तो हाइट दिया है कितना 3, HO अपने को पता है 3 पॉजिटिव लेते हैं, ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं -12। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 18, U कितना दिया यार -18, U कितना दिया -18, फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। सिंपल है, मिरर है तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है सर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v, U कितना है सर -18, F कितना है सर 12, ये उधर जाएगा, तो -1/12 प्लस 1/18, 18 और 12 का एलसीएम हम लेंगे 36, 12 के टेबल में 36 3 बार, 18 के टेबल में 2 बार, तो ये हो गया कितना -1/36, V का वैल्यू कितना आया सर -36। सिंपल। अब सर वो कह रहा है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन से आती है, पता है आपको, मैग्निफिकेशन होता है -v/u इक्वल्स टू hi/ho, यही होता, तो -v यानी कितना 36, u कितना आया -18, hi हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था सर 3, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस खाया, 18 2 जा 36, 3 इधर चले जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है 3 नंबर में, ऐसा कॉमन क्वेश्चन, चाहे लेंस हो मिरर हो, दोनों कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये आना चाहिए अपने को। आगे देखें, ये एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने ये एमसीक्यू क्यों दिया है? एमसीक्यू नहीं है, वो ऑप्शंस एमसीक्यू के दिए हुए हैं, बट क्वेश्चन 3 नंबर का, वो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स और 1.5 ओम? ध्यान रखना, मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हमेशा कनेक्शन पैरेलल में होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए सीरीज, मिनिमम के लिए पैरेलल। तो हम 1/5 ओम का है, कितने रेजिस्टेंस है सर 5, तो R1 R2 सब 5 ही है, R3 भी 5 मतलब 1/5, R4 भी 1/5, R5 भी 1/5। अब सर पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 5 है ना, क्योंकि सर सॉल्व करेंगे, R1 की जगह डालो 1/5, R2 की जगह भी 1/5, R3 की जगह भी 1/5, R4 की जगह भी 1/5, R5 की जगह भी 1/5, ये ऊपर चले जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1/R कितना हो गया 25, रेसिप्रोकल करोगे तो R कितना आ जाएगा 1/25, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, ऑप्शन में दोनों है, 25 भी है 1/25 भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/25। एक अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है उनका। क्या कह रहा है,
ये पूरा सर्किट दिया हुआ है। पहले तो कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर। सर कौन कौन से 2 ओम है? ये दोनों पैरेलल में, सिंपली सॉल्व करो। 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 1/4, यानी कितना हो गया? 4 ओम। तो सिंपल था ये तो यार, 4 ओम आ गया, है ना। कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। करंट करंट करंट, यार करंट के लिए तो पहले हमें निकालना पड़ेगा। ये दोनों का कितना आया सर? 4 ओम। ये एक और कितना दिया है? 4 ओम। तो सिंपली ये दोनों किस में? सीरीज वायर मोडी है। तो टोटल मैं निकाल सकता हूं क्या यार? टोटल आर कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, 4 और इन दोनों का मिलाकर 4, तो टोटल आर कितना हो गया? 8। अब टोटल आर जैसे ही 8 आ गया, वोल्टेज दिया है V 8, तो क्या I आ सकता है? हाँ जी सर, I होता है V/R, 8/8, दैट इज 1 एम्पियर। और सीरीज है, सीरीज में करंट सेम जाता है, तो 4 ओम वाले को कितना मिल रहा होगा? 1 एम्पियर। सिंपली निकाल दिया। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। सर क्या क्या क्वेश्चन है, इजी है सर। 4 ओम का रेजिस्टर है, करंट कितना मिल रहा है? 1 एम्पियर। क्या V आ सकता है? हाँ, फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR, 1 इंटू 4, कितना आ गया सर? 4 वोल्ट। पावर डिस्पैच्ड बाय 4 ओम। अब याद रखना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? V इंटू आई। V कितना है इसका? 4, I कितना है? 1, तो पावर कितना आएगा? 4 वॉट। 4 वॉट पावर की यूनिट। डिफरेंस इन एमीटर इफ एनी। क्या एमीटर रीडिंग में डिफरेंस आएगा? आएगा आएगा। A1 की रीडिंग 1, A2 की भी 1 ही आएगी, तो आंसर होगा नो, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें 4 या 5 क्वेश्चंस पूछ लिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आगे आओ। ये आपको दिखने में टफ है, ये बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं और बहुत टफ क्वेश्चन सर, बहुत टफ क्वेश्चन है। अरे बहुत इजी है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर, सिंपल है। आप ध्यान से देखो, ये 2-2 ओम के, ये भी 2-2 ओम के, ये दोनों किसमें? पैरेलल। तो हम क्या कर सकते हैं? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया सर? 2/2, यानी 1। तो इनको हटाकर 1 लगा सकते हैं, इनको भी हटाकर 1 लगा सकते हैं, इनको भी हटाकर 1 लगा सकते हैं, इनको भी हटाकर 1 लगा सकते हैं, राइट ना। तो क्या है, सर्किट अब ऐसा दिखना चालू हो गया है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये चारों ऐसे दिखना चालू हो गए। सर अब ये चारों किसमें? सीरीज, क्योंकि वायर को मोड़ा गया है, तो वायर को मोड़ा गया तो 1 + 1 + 1 + 1 आ गया आंसर 4 ओम। कितना इजी था, बस फिगर कठिन था, क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ये होता है सब। आगे देखिए, अब ये क्या कह रहा है? इन अ हाउस होल्ड 5 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वॉट ईच। 5 ट्यूबलाइट्स है 40 वॉट ईच की, ठीक है। तो पहले तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 200 वॉट, है ना। पहले तो निकल गया 200 वॉट। आर यूज फॉर 5 आवर्स। इनको कितने घंटे के लिए यूज किया जा रहा है? 5 घंटे के लिए यूज किया जा रहा है डेली। फिर एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, कितने वॉट की है सर? 500 वॉट की है। इसको 4 घंटे यूज किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द ट्यूबलाइट एंड प्रेस इन द 30 डेज, 30 दिन। सिंपल है, जब भी एनर्जी का क्वेश्चन आता है ध्यान रखना है किलोवाट आवर हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए। तो देखो सबसे पहले 200 वॉट को कन्वर्ट करो किलोवाट में, तो 200/1000 कितना हो गया? 0.2 किलोवाट। सिमिलर तरीके से यहां पे भी कन्वर्ट करो, 500/1000 कितना आ गया? 0.5 किलोवाट। सर अब एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। पहले इसका निकालो, तो पावर कितना आया? 0.5। एनर्जी नहीं पता, ये कितने घंटे चल रहा है सर? 4। तो कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 0.5 × 4 2, तो 2 किलोवाट आवर तो आ गया प्रेस का, ठीक है। सर इसका निकाल सकते हैं, वही पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। 0.2 इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम कितना है? 5, तो एनर्जी कितना आ गया? 1 किलोवाट आवर। सर टोटल एनर्जी कितना हो गया? 2
हमारा प्रेस ले रहा है, ट्यूबलाइट एक ले रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा 2 किलोवाट आवर प्लस 1 किलोवाट आवर, कितना हो गया यार 3 किलोवाट आवर। बट क्या सर ये सही है? नहीं, 30 दिन के लिए बोला है ना, तो 3 किलोवाट आवर इंटू 30 दिन, तो टोटल कितना आ गया यार 90 किलोवाट आवर। ध्यान रखना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड, एग्जाम में इतनी बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ है कि आप करके ही जाना है इसको, बिना करे तो जाना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आएंगे, वापस इलेक्ट्रिसिटी का ही आ रहा है यार दोस्त। शो हाउ यू विल जॉइन 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, दिस इज वॉट लिखा है, बट ये ओम है, यहां पर भी वॉट लिखा है, ओम है, यहां पर भी वॉट लिखा है, ओम है। तो कह रहा है आप बताओ 9 ओम के 3 रेजिस्टर को कैसे ज्वाइन करोगे ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13.5 आ जाए। बहुत सिंपल है। फर्स्ट केस में आपको कितना चाहिए 13.5, तो एक काम करो, दो रजिस्टर्स को आप एक काम करो पैरेलल में ले लो, दो रेजिस्टर्स को किसमें ले लो पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 2/9 यानी 4.5, उल्टा करोगे तो 4.5 ओम आ गया, और एक को सीरीज में कर लो तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 4.5 जो ऊपर का है, तो आ जाएगा 13.5। हाँ सर आ जाएगा 13.5। सर क्या इसका डायग्राम बनाया जा सकता है? बिल्कुल दोस्त, बहुत सिंपल है। दो को क्या किया पैरेलल में कनेक्ट किया और एक को सीरीज में कर दिया, तो 9 ओम 9 ओम 9 ओम ऐसा चलेगा। सर दूसरे में कितना बोलता है वो 6 चाहिए उसको, दूसरे में कितना चाहिए उसको 6 चाहिए, तो काम करेगा दो को अगेन या काम करो तीनों को पैरेलल करते हैं तो काम नहीं होता, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 काम नहीं होता यार। तो एक काम करें दो को सीरीज में यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 दैट इज 18, बट एक को इसके साथ पैरेलल में, मैं आपको भी बताता हूं कैसे, ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे, यानी 1/18 प्लस 1/9 ये दोनों आपस में पैरेलल, तो 18 और 9 का एलसीएम 18, 1 प्लस 2 3/18 दैट इज 6। सर क्या इसका डायग्राम बनना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है। दो को पैरेलल में किया तो 1 2 9 ओम 9 ओम, पैरेलल में किया सीरीज में किया, सॉरी सीरीज में किया ना, मैंने गलती कर दी, वापस बनाएंगे। तो देखो ये एक, ये 9 ओम का, दूसरा ये 9 ओम, ये 9 ओम, चल जाएगा। हाँ सर ये एकदम परफेक्ट सर्किट बन रहा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। आगे बढ़ेंगे, अब आ रहा है वापस एक आपका लाइट का क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे यार, इजी क्वेश्चन। वापस अब की बार वापस कॉनकेव मिरर ही है, सेम क्वेश्चन जो अभी किया, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब वापस क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द सर्किट। सर्किट मैंने बनाया नहीं, दिया नहीं हुआ, ये ऐसा है, एक 20 ओम का कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, और एक 4 ओम का रेजिस्टर है, इनको 6 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है सर, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज है, साफ साफ दिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 24, 20 प्लस 4 कितना 24। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है करंट यानी आई। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, याद करो, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वी कितना है 6, आर कितना आया 24, तो 6/24 1/4। पॉइंट में लेना है तो 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर और लैम्प से कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। सिंपल है, सीरीज था, करंट कितना जा रहा था 0.25, यानी इसको भी 0.25 एम्पियर,
इसको भी 0.25 एम्पियर, राइट ना। तो करंट है, रेजिस्टेंस है, तो क्या निकाला जा सकता है? पहले अगर हम कंडक्टर का निकाल लें, फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। कंडक्टर को कितना मिल रहा है? 0.25, रेजिस्टेंस कितना है? 20, तो हम लिखेंगे 0.25 इंटू 20 जो होता है 5 वोल्ट, ठीक है। फिर दूसरा लैम्प का निकाल लो, वही फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, 0.25 इंटू 4, 1 वोल्ट, ठीक, ये आ जाएगा। पावर ऑफ अ लैम्प, अब तो सिंपल है, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्प से निकालना है दोस्त। तो अगर हम पावर निकाल लें ऑफ लैम्प, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर? V इंटू आई। पहले बताओ लैम्प को करंट कितना मिल रहा था? 0.25। लैम्प का वोल्टेज हम निकाले 1 इंटू 0.25 कितना होता है सर? 0.25 वॉट, ठीक है। ये बहुत सिंपल बट येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछा गया है। आगे देखें, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ गेटिंग टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है और क्या डेरिवेशन है? बहुत 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 आईएमपी है ये, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम सीरीज का निकालते हैं। सीरीज का अगर हम निकालें तो पहले हमें पता होना चाहिए ऐसा बनता है, सीरीज में खास बात ये R1, ये R2, ये R3। सीरीज में खास बात ये रहती है वोल्टेज जाता है डिफरेंट, करंट जाता है सेम। वोल्टेज जाता है डिफरेंट, करंट जाता है सेम। तो देखो मान लेते हैं इसको वोल्टेज मिल रहा होगा V1, इसको मिल रहा होगा V2, इसको मिल रहा होगा V3। I सबको सेम मिलता है, सेम करंट जाता है, हमें पता है। तो अगर हम अब इसको डिराइव करें तो देखो पहले हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज बराबर होगा V1 V2 V3 के बराबर। V क्या होता है? IR, ओम्स लॉ। V1 किसको मिल रहा है? R1 को, तो हम लिखेंगे IR1। V2 किसको मिल रहा है? IR2। V3 IR3। यहां लिखेंगे V इज इक्वल्स टू IR बाय ओम्स लॉ, ठीक है। I इसमें कॉमन निकालो, क्या बचेगा अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, क्या आया? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज का डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है। फिर सिमिलर तरीके से अगर हम पैरेलल का निकालें, पैरेलल में हमें क्या पता होना चाहिए? वोल्टेज जाता है सेम, करंट जाता है डिफरेंट। हमारे घर में वोल्टेज हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते। पहले डायग्राम बनाएंगे, तो हमने 3 ले लिए, R1 R2 R3। ये वोल्टेज लेट से इसको V1 मिल रहा है, सॉरी हाँ इसको I1 मिल रहा है, सॉरी इसको I2 मिल रहा है, इसको I3 मिल रहा है, और टोटल करंट I जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I की जगह क्या लिख सकते हैं सर ओम्स लॉ में? V अपॉन R। I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। क्या कॉमन निकाल सकते हैं सर? V कॉमन निकाल सकते हैं सर, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। V से V गया, क्या आया? 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया पैरेलल के अंदर टोटल। तो ये सीरीज का, ये पैरेलल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम आएंगे अब बायोलॉजी के ऊपर। हमने केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, अब आती है बायोलॉजी की बारी। बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें, अच्छा फिजिक्स में मैग्नेट के ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, मेनली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, मैक्सवेल्स का रूल है, ज्यादा उसमें था नहीं, तो इसलिए मैंने इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन नहीं डाले। ह्यूमन आई में भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन से रिलेटेड ही आने को आ सकता है। तो देखो अब रिप्रोडक्शन और पूरा जो बायोलॉजी है उसके तहत हम चलते हैं। मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन
इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बहुत सिंपल, 5 नंबर का क्वेश्चन है सर, लिखा भी हुआ है। पहला टेस्टिस। सर टेस्टिस का क्या काम होता है? सिंपल, टेस्टिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड हार्मोन। बताओ जरा हार्मोन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरा हार्मोन बताओ कौन सा है। फिर दूसरा क्या लिखा सर? उसने लिखा है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या करता है? मैंने पढ़ाया है। स्क्रॉटम का काम होता है टू प्रोवाइड मिनिमम टेम्परेचर टू स्पर्म्स। स्पर्म्स को मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के बाद क्या है सर? वासा डेफरेंशिया। ये भी सिंपल है। इसका काम होता है टू कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तक कौन ले जाता है सर? ये ले जाता है, ठीक है। इसके बाद सेमाइनल वेसाइकल। इसका क्या काम होता है सर? सेमाइनल वेसाइकल, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है विच हेल्प्स इन इजी ट्रांसपोर्ट। किसमें हेल्प करता है सर? इजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये 4 फंक्शन हमें पता होने चाहिए। व्हाट इज प्लेसेंटा? सिंपल, प्लेसेंटा क्या होता है सर? पता होना चाहिए। प्लेसेंटा, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, which is attached to embryo या mother's embryo। सर इसका फंक्शन भी पूछ रहा है, बहुत सिंपल फंक्शन है सर। इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में भी तो हेल्प करता है। टू फीटस, फीटस यानी अनबॉर्न बेबी, जो अभी मम्मी के गर्भ में ही बैठा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। आगे बढ़ेंगे। मेंडल जी का क्वेश्चन आ रहा है सर। मेंडल क्रॉस द प्योर टॉल पी प्लांट्स, कैपिटल टी विद प्योर शॉर्ट स्मॉल टी एंड ऑब्टेन ऑल टॉल प्लांट्स इन F1। ठीक है भाई। व्हाट इज द जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द F1? F1 के अंदर क्या जीन कॉम्बिनेशन बैठता है सर? याद होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, ये याद होगा। गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स इन ऑब्टेन इन F1? बिकॉज वी फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो ये कहता है कि जब जब डोमिनेंट ट्रेट और रेसिव ट्रेट आएगी तो डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन इन F2 व्हेन F1 आर सेल्फ पॉलिनेटेड? टॉल और शॉर्ट का क्या रेशियो होता है सर? सिंपल, 3:1। 3 टॉल और 1 शॉर्ट, फिनोटिपिक रेशियो। Given below are the certain situations, analyze and describe its possible impact on a person। तो बहुत सिंपल है, 5 है यानी 5 नंबर का हो गया। पहला, testes of a male body are not able to descend into scrotum during the embryonic development। यानी जो स्क्रोटम है बेसिकली वो टेस्टिस और स्क्रोटम के बारे में कह रहा है, अभी जो हमने पढ़ा। अगर ये नहीं होता है तो स्पर्म्स विल नॉट सर्वाइव अंडर हाई टेम्परेचर। क्योंकि हमने अभी देखा स्क्रोटम का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम टेम्परेचर टू द स्पर्म्स कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो ये रहेगा इसका 1-2 लाइन में लिखने का। वासा डिफरेंशिया ऑफ द मैन इज प्लग्ड, यानी अगर वासा डिफरेंशिया ही खराब हो जाए तो बेसिकली स्पर्म्स क्या नहीं होगी? विल नॉट ट्रैवल टू यूरेथ्रा एंड अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल, ये अभी हमने देखा। वही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा स्पर्म्स को, और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला स्पर्म्स को तो ट्रांसपोर्ट होने में बहुत दिक्कत आएगी। इजी ट्रांसपोर्ट वोंट हैपन, इजी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये तो बहुत है, ये मतलब ऐसा समझो डी वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, if
एग इज नॉट फर्टिलाइज, देन इट रिमेन्स टिल 1 day, लगभग it remains till 1 day and is released from vagina in form of bleeding or mucus. ये आपको पता है, जिसको हम menstruation भी बोलते हैं, bleeding or mucus, ठीक है. Placenta does not attach to uterus optimally. Simple. जो बेबी है या जो फीटस है विल नॉट गेट न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और एक्सक्रीशन भी नहीं हो पाएगा. सिंपल. ये पिछले वाले क्वेश्चन का रेप्लिका था. आगे देखिए, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आ रहा है. नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन. याद करो जल्दी से. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन का सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन एक कुछ पार्ट नहीं. हिंड ब्रेन के 3, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा. पहला कह रहा है मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस. कौन था सर? कौन था? सेरिबेलम. याद होना चाहिए. हिंड ब्रेन, मैं HB लिख रहा हूं, समझ जाना. हिंड ब्रेन. बीटिंग ऑफ हार्ट, इट इज अ इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा. अगेन इट्स अ हिंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगेटा. Thinking is a part of cerebrum, forebrain. Blood pressure again it is the functioning of medulla, again hindbrain. तो ये आपको पता होने चाहिए. सिंपल क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से. फिर व्हाट हैपेंस, अब वापस आ रहा है रिप्रोडक्शन से, बट अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट से. व्हाट हैपेंस व्हेन द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल. जब सीड्स फॉल करेंगे ब्रायोफाइलम के, तो ब्रायोफाइलम सीड्स विल टेक नरिशमेंट लेंगे सॉइल से. विल टेक नरिशमेंट फ्रॉम सॉइल एंड विल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ग्रो और रिप्रोड्यूस होंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे. रेप्लिकेट यानी मल्टीप्लाई होते चलेंगे. प्लेनेरिया इज कट इनटू मेनी पीसेस. याद करो, प्लेनेरिया रीजनरेशन करता है. तो प्लेनेरिया का हर पीस, प्लेनेरियाज ईच पीस विल रीजनरेट टू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म. यानी एक पूरा नया प्लेनेरिया ही बन जाएगा. सबसे बेहतरीन चीज तो प्लेनेरिया ही करता है. उसको कहीं से भी कट करो, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. Sporangia of rhizopus on maturation liberate spores. तो simple, each spore will generate into new rhizopus. नया rhizopus बनते चलेगा, यानी वही reproduction होते चलेगा. ठीक है. Mention the modes of reproduction in each of the above 3. Simple. ये क्या है सर? Vegetative propagation. तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन एक केस स्टडी है. वो ये कह रहा है, इन सम फैमिलीज आइदर रूरल और अर्बन फीमेल आर टॉर्चर्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड. दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल. In fact, the mother is not responsible for the sex of a child, and it has been genetically proved that the sex of newborn is determined what the child inherit from the father. ठीक है यार, नॉर्मल सी भाषा कह रहा है. State on the basis on which the sex of a newborn baby is determined in human beings. तो बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? अब सबको पता है, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो रहता है XY. फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो रहता है XX. अगर यहां से X, यहां से X, तो XX बेसिकली गर्ल चाइल्ड, यहां से Y, यहां से X, तो XY यानी मेल चाइल्ड. तो बेसिकली इसी तरीके से एक न्यूबॉर्न बेबी का जेंडर डिसाइड होता है. अगर वो X क्रोमोसोम अपने फादर से ले रहा है तो गर्ल चाइल्ड बनेगा. अगर वो Y क्रोमोसोम अपने फादर से ले रहा है तो मेल चाइल्ड बनेगा. यानी यहां पर होली जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ मेल बॉडी के ऊपर है. Why is the pair of sex chromosome mismatched in male? Mismatched क्यों है? मतलब X ऐसा क्यों, Y ऐसा क्यों? सिंपल है, जो X क्रोमोसोम रहता है वो टॉल रहता है और Y क्रोमोसोम शॉर्ट रहता है. इस वजह से इनके बीच में मिसमैच है. How is the original number of chromosome present in the parent restored in the progeny?
कैसे जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है वो प्रेगनेंसी के समय रिस्टोर हो जाता है। सिंपली पेरेंट्स मेल के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, फीमेल के पास भी 23 पेयर रहते हैं। तो जो हमारा चाइल्ड आता है उसके पास ओवरऑल 23 पेयर यानी जो 46 टोटल क्रोमोसोम्स है वो आ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय पेरेंट्स मेल और फीमेल से जो क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन, ये यार बच्चा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड, एग्जाम में काफी बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स लेबल्ड एबीसी। रिफ्लेक्स सेक्शन है एबीसी, याद रखना रिफ्लेक्स सेक्शन ब्रेन से लिंक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से लिंक करता। ए, ये वो न्यूरॉन है जो लेके जा रहा है, इस ए न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे सर? इस ए न्यूरॉन को हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा ये जो बी न्यूरॉन है, दिस इज नथिंग जस्ट द रिले न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है? रिले न्यूरॉन है। ये सी क्या है सर? इट्स अ इफेक्टर या मसल, आप इसको इफेक्टर या मसल भी बोल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए एंड सी? सिंपल, ए का रहता है कि रिसेप्टर से लेकर उसको ले जाना स्पाइनल कॉर्ड तक। सी का क्या फंक्शन है सर? ये इफेक्ट करता है यानी ये अपने हाथ को पुल बैक कर लेता है। रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। हाँ सर, रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली ह्यूमंस के अंदर इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि ओवर द टाइम जो भी इंपॉर्टेंट और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है यानी हमारे कब्जे में नहीं होता है, तो ओवर द ईयर जो भी डेंजर सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी उसको इंटरप्रेट करती है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने गर्म चाय की तपेली को हाथ लगाया तो हमारा हाथ जल्दी से पीछे कर लेगा। दैट इज बेसिकली द इवॉल्वमेंट। आगे बढ़े, आगे क्या कहता है यार? What is the write the percentage of solar energy captured by the autotrophs। Autotrophs कितना सोलर एनर्जी लेते हैं सर? आर इन्वायरमेंट्स है 1% सोलर एनर्जी लेते हैं। कितना? 1%। सेकेंड, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में कितना ट्रांसफर होता है सर? 10%। नेक्स्ट लेवल में ये 10% ट्रांसफर होता जाता है। व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स? सिंपल है, ट्रॉपिक लेवल्स किसको बोलते हैं? दे आर द लेवल्स ऑफ द फूड चेन। Why do different food chain in the ecosystem have not more than 4 or 5 ट्रॉपिक लेवल? क्यों किसी फूड चेन के अंदर 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा नहीं हो सकता? क्योंकि सिंपल है, अगर 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा होगा तो जो एनर्जी है वो डिक्रीज होते चलती है, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ग्रासहॉपर को, आप एग्जाम्पल से बता सकते हो, मान लो ग्रासहॉपर को 10,000 जूल्स मिला, ग्रासहॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को उसका 10%, जैसे हम जानते हैं 10%, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को कितना मिला सर? 100 जूल्स। स्नेक को खाया हॉक ने, अब कितना जूल मिला सर? 10 जूल। तो अगर आप देखो तो फूड चेन में जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज ही होते जा रहा है, तो इसलिए आगे जाओगे तो एनर्जी लेवल बचेगा ही नहीं, इसलिए किसी फूड चेन के अंदर 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखें, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सिंपल क्वेश्चन, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by the plants with the help of sunlight, CO2, etc. Name the organ and the organs in which the photosynthesis take place. सर सबसे सिंपल है क्लोरोप्लास्ट। Where does the oxygen liberate come from during the process? ऑक्सीजन कहां से आता है सर? ये वाटर से आता है, आपको याद होना चाहिए, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप होता है ऑक्सीजन में। What happens to the carbohydrate which are not immediately used by plant? It is stored in the form of starch. किसके फॉर्म में होता है? It is stored in the form of starch या कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, ये रहता है सिंपल फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़े, अब ये एक सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल उसको बोलते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट
या तो फीमेल पार्ट हो, पिस्टल या सिर्फ स्टेमन हो, उसको हम बोलते हैं बेसिकली कि वो यूनिसेक्सुअल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसको बोलते हैं, वाटरमेलन या पपाया, ये यूनिसेक्सुअल रहते हैं। सर सिमिलरली बायसेक्सुअल जिसमें दोनों रहते हैं, बोथ स्टेमन एंड पेस्टल दोनों रहते हैं। एग्जाम्पल पे हिबिस्कस, एग्जाम्पल पे हिबिस्कस, ठीक है। फिर नेम द लेबल्ड पार्ट ए बी सी डी। ए क्या है सर, आपको दिख पा रहा है ये पॉलन ग्रेन है। बी क्या है सर, बी स्टिग्मा है। सी क्या है सर, पॉलन ट्यूब है। डी क्या है सर, एग सेल या एग है, ओवा है, फीमेल जर्म सेल है। सिंपल क्वेश्चन थर्ड आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। पॉलिनेशन मे अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बिना भी हो सकता है। हाँ सर, पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। तो बेसिकली पॉलिनेशन होना फर्टिलाइजेशन से पहले ही होता है, तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता। बट फॉर हैपनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलिन ग्रेन्स तो होने चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन पे डिपेंडेंट है। अगर पॉलिन ग्रेन्स आएंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। तो यहां आपको ये लिखना है। आगे देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल है। In animals that control and coordination is provided by nervous and muscular tissue. Nervous tissue is made up of organized network of nerve cells or neurons. In human being, thinking is a complex activity which involves more complex mechanism. These are concentrated in the brain, which is the main. ठीक है। The brain and the spinal cord constitute central nervous system. ये ठीक है। How is brain protected from shocks and injuries? Simple. एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, और उसमें शॉक्स के लिए एक फ्लूइड भरा रहता है। वो फ्लूइड आपको पता होना चाहिए, उस फ्लूइड का नाम है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। ये ह्यूमन बॉडी में ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन? सिंपल है, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से सिग्नल को ले जाता है कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड तक। सर सिमिलरली जो मोटर न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लेके आता है मसल तक। ये इनका मेन फंक्शन रहता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन पिकिंग ऑफ पेंसिल? पेंसिल यानी एक बॉडी बैलेंस का काम है, तो पेंसिल के लिए आप देखो तो सेरिबेलम है, जो बेसिकली कौन से ब्रेन का है, हिंड ब्रेन का। वॉमिटिंग इन इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो ये कंट्रोल करता है मेडुला, ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। फिर स्टेट वेदर दीज एक्शन आर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो बेसिकली पहला वाला तो वॉलेंट्री था और सेकेंड वाला क्या था यार, इनवॉलेंट्री। तो ये आपके थे कुछ टॉप 40 क्वेश्चंस साइंस के, और मेरा दावा है कि अगर आपने ये 40 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके 40 क्वेश्चंस में से नी करके 8 से 10 क्वेश्चन सेम के सेम बोर्ड्स में उठ के आ जाएंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा आपसे पूरा वादा रखा है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरी पीडीएफ के जो हमने अभी सॉल्व करी है, इस पूरी पीडीएफ के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। अभी बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, लाइव स्ट्रीम्स आ रही है, तो उसको जरूर देखना। आपका रिवीजन सबसे बेस्ट तरीके से साइंस विद सूरज चैनल के साथ करवाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।